Okay, so the basic strength decreases. अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। ओह okay, so this is how we compare the acidic and basic strength. Some primary examples. तो हमारा जो लास्ट थ्योरी है, जो लास्ट एसिड बेस थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड एज लेविस थ्योरी। लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो मैंने ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में, एक सेकंड रुक जा, मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक, तो हमने दो थ्योरी देख ली, आर्हेनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। तो हमारा जो लास्ट थ्योरी बस बचता है, दैट इज लेविस थ्योरी। इसके बाद फिर से हमारा वो न्यूमेरिकल पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगेन एसिड एंड बेसेस कैसे क्लासिफाई होते हैं। तो ये जो है, ये लेविस थ्योरी को इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट अभी दिख जाएगा। मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड थ्योरी। तो लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है, एसिड और बेस कौन होता है। सो एसिड्स आर एक्चुअली lone pair acceptors. They are lone pair acceptors. ठीक है, और ये हम देख रहे हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा इनके बारे में जाना भी था, है ना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने किया था। तो एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स, और बेसिस क्या होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा कि दे आर लोन पेयर डोनर्स, लोन पेयर डोनर्स। अब देखो, ये जो चीज है, जो सेकंड पॉइंट है, तो ये तो डेफिनेशन है, तो आपको मानना पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको शुरुआत से ही जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, मैंने आपको दोनों थियोरी में लिखा है। मैं आर्हेनियस थ्योरी में आपको लिखा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस टू फॉर्म वाटर। वो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग था। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, मतलब एक देगा एक लेगा, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन H प्लस इज द एसिड बेस रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, सो हियर द एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, रिएक्शन results in formation of क्या, coordinate bond, coordinate bond। मतलब इस एक एसिड बेस रिएक्शन तभी बंद होता है जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। जैसे कौन सा इसका एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अगर इसको नहीं पहचान पाएंगे तो NH3 लिख लेना अपने हिसाब से, अगर नहीं पहचान पाएंगे तो, और इसका रिएक्शन BF3 के साथ। अब अमोनिया इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, लेविस बेस एल्केन।
L मीन्स लेविस, लेविस बेस, ठीक है। और BF3 को क्या कहेंगे? BF3 को कहेंगे आप लेविस एसिड, बिकॉज अच्छा उसका रीजन तो अभी बता देता हूँ, लेकिन इतना केमिकल बॉन्डिंग से जानते हो उसका लेविस एसिड क्यों वो हम बाद में बताते हैं। BF3 जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट है बिकॉज बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ वैलेंट बॉन्ड होता है, और हमें पता है कि 3 बॉन्ड अगर है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो ये क्या कर सकता है, ये अपने लोन पेयर इसके साथ शेयर कर सकता है, और हमारा क्या बन जाएगा, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। तो ये दे रहा है तो इस पर प्लस, और ये ले रहा है तो माइनस। तो ये जो प्रोडक्ट है मतलब एसिड रिएक्शन, इसको कहा जाता है एडप्ट। एडप्ट। ठीक है, तो लेविस थ्योरी ये चीज कहता है। नाउ थिंग इज, और ज्यादा कुछ हमें नहीं देखना है, लास्ट थिंग इज कि लेविस एसिड्स होते कौन है या लेविस बेसेस कौन से होते हैं। जैसे इससे पहले वाले कैटेगरीज में, ये पहले वाले रिएक्शन में इतने ज्यादा कैटेगरीज नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग एसिड या बेसिस को आइडेंटिफाई करना एक्चुअली रिलेटिवली इजी है। बट यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, मतलब कई तरह के एसिड्स या बेसिस की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो एक एक करके जान लेंगे। तो लेविस एसिड्स कौन कौन हो सकते हैं, तो 4 तरह के मॉलिक्यूल है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आई विल से दैट कैन क्या क्या। पहला देखिए, मॉलिक्यूल हैव ऑक्टेट, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वही लोन पेयर लेना चाहेंगे। सो मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मेन चीज तो है एग्जाम को समझना, ठीक है, आप उसको क्लासिफिकेशन कह लो जो कहना है कहो, मेन चीज है एग्जाम। जैसे अभी अभी हमने कहा BF3, या इसी के फैमिली ECl3, या देखिए बोरॉन के ही नीचे आता है एल्यूमिनियम Al3, AlCl3, ऑल दीज आर 3 बॉन्ड्स। तो 3 बॉन्ड का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा 3 बॉन्ड का मतलब। तो ये हो है, ठीक है। और कौन हो सकता है, है Cl2 can act as Lewis acid. Why? इसका थोड़ा बता देता हूं, नहीं तो ये भी सोचेंगे भी नहीं। जो टिन होता है वो कार्बन फैमिली का मेंबर होता है, तो कार्बन फैमिली का होने की वजह से इसका जो इसके पास जो है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बॉन्ड कितने बना रहा है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो, और क्या रह जाएगा, एक लोन पेयर, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड के लिए उसके लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रह गए। तो यहाँ पर अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन 3 का काउंट करो तो टोटल सिर्फ 6 ही आएगा। देखने पे लग रहा है कि 3 के ऊपर तो लोन पे है, लेकिन ये लेविस एसिड है क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, दैट इज व्हाई। एंड ऑल दीज हैव 3 बॉन्ड्स, ट्राइगोनल प्लानर होता है सारे।
BF3 कहो, BCl3 कहो या AlCl3 कहो, तो ये सब का भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो दैट इज व्हाई दीज आर ऑल Lewis acids. These are all Lewis acids. सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है? नहीं, वी हैव टू चेंज समथिंग, ठीक है? ये ना, ये जो क्लास का सिस्टम है ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब आप टास्क कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता चल रहा है। नाउ वी हैव टू टेक सम, आई हैव टू टेक सम एक्सट्रीम मेजर्स। कोई बात नहीं, आप क्लास में मत बोलिए, दैट इज नॉट एन इशू। नाउ आई विल मेक टास्क गिविंग कंपल्सरी। जो टास्क सबमिट नहीं करेगा, डोंट कम टू द क्लास, सीधी सी बात। सेकंड क्लासिफिकेशन की मेटल आयंस ऑफ डी ब्लॉक। मेटल आयंस ऑफ डी ब्लॉक है ना, स्पेसिफिकली डी ब्लॉक का होना चाहिए। जैसे कौन? जैसे Ag+ हो गया, जैसे Copper 2+ हो गया, जैसे Mn2+ हो गया, या आयरन हो गया, एक्सेट्रा, Nickel 2+ हो गया। ना आप जानते हो यहां पर क्या हो रहा है? तो जैसे आप जानते हो, एटलीस्ट आप लोगों ने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कोऑर्डिनेशन की बात जरूर करूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, आपका जो सेंट्रल एटम होता है वो एक ट्रांजिशन मेटल का होता है, और फिर उसको लिगेंड वगैरह ऐसे डोनेट होता है, दे डोनेट। तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि आपका जो मेटल एटम होता है या मेटल आयन होता है, एटम हो या आयन हो, दैट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। वो जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। और जो आपका हाँ, क्या हुआ? सर वॉइस कट होके आ रही है, मुझे नहीं पता कि सर आपकी वॉइस जो ब्रेक आ। जी सर। जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, दे हैव वैकेंट d orbitals, and because of the presence of vacant d orbitals, they can accept lone pair from donor species. So d metal ions have vacant d orbitals where they can accept lone pairs. एग्जाम अब क्लियर आ रहा है? अरे अब क्लियर आ रहा है या नहीं? नहीं सर, यस अभी सर, भी कट हो थोड़ा गया। बीच में हो रहा है सर।
अगर देखो आप हो सकता है बेटर। सो द एग्जाम्पल इज, जो सिल्वर आयन है ये भी एक डी ब्लॉक आयन होता है 3D सीरीज का 4D सीरीज का इनका। तो अमोनिया के पास लोन पेयर, सो दिस अमोनिया forms coordinate bond with silver in this way। तो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, according to Lewis acid base theory, they are all acid base reactions। जितने भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन। पहला था मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, and the second one is metal ions of d block which have vacant d orbitals। The third classification is या थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल इज कि मॉलि molecules in which central atom belongs to p block with vacant d orbital। अब क्लियर आ रहा है? Yes, sir. In which central atom belongs to p block। पहले हमने d block की बात की ऊपर, अब हम p block की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके पास भी क्या होना चाहिए? वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कोई कहेगा कि जो पहला वाला पॉइंट भी था वो भी तो p ब्लॉक का था, लेकिन उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अगर है तो हो सकता है। जैसे कौन सा एग्जांपल? जैसे कि अगर मैं SiF4 एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, मेन इसमें होता है आइडेंटिफाई करना, ये याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। SiF4 में लेता हूं तो सिलिकॉन जो है वो 4 फ्लोरीन के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन सिलिकॉन जो है ये हमें पता है कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, कार्बन सेकंड पीरियड, सिलिकॉन थर्ड पीरियड। तो भाई थर्ड पीरियड है तो इसके पास क्या होगा? इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा भी था कि जो सेकंड पीरियड, क्या पॉइंट भी लिखा था मैं याद दिला दें, कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं दे कैन मैक्सिमम टेक देयर कोवैलेंसी टू 6, सॉरी 4, सॉरी, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का जो कोवैलेंसी है वो मैक्सिमम 4 हो सकता है। लेकिन जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका कोवैलेंसी कहां तक जा सकता है? 6 तक जा सकता है, बताया था कोवैलेंसी 6, कुछ केसेस में 7, या हाईएस्ट अगर हम बात करें तो 8। तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड भी उसी कैटेगरी का एक एलिमेंट है। तो ये फ्लोराइड आयन के साथ, अगर मैं इसको 2 फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो भाई ये बना लेगा SiF6 2 नेगेटिव। It can form SiF6 2 negative, SiF6 2 नेगेटिव। तो इसको हम लेविस एसिड कहेंगे।
अच्छा, मजे की बात यह है यही आपका लेविस बेस होगा। यहाँ पर हम बेस की बात नहीं कर रहे, हम एसिड की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बस इसकी बात करेंगे, ठीक है। हम बेस की बात यहाँ पर नहीं कर बात करेंगे, ठीक है? या फिर एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, FbF5, ये भी F माइनस को ले सकता है, ठीक है। और F माइनस को लेकर क्या बन जाएगा, F माइनस को ये लेकर बन जाएगा SbF5 था, एक लेकर 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है ये लेविस एसिड के तरह बिहेव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, इतना आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये सब जानना बहुत जरूरी है। लास्ट आपका आता है कि molecules in which central atom forms multiple bond with a more electronegative atom with a more electronegative atom. Molecules in which the central atom forms multiple bond with a more electronegative atom. मतलब मॉलिक्यूल बहुत सिंपल सिंपल है, बस उसको लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, लिख लो पहले इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई खतरनाक मॉलिक्यूल नहीं है, ये आपका जाना पहचाना मॉलिक्यूल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो अब CO2 क्यों लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है? देखो हम इतना तो जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इस पर हम क्या देते हैं, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, और यहाँ पर माइनस डेल्टा, केमिकल बॉन्डिंग। तो अब क्या होता है कि मान लो कोई एक लेविस बेस है ना, इसका सब लोन पेयर है, ये लेविस बेस है, बी इसलिए लिखा। तो भाई ये क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है, बट इसके ऊपर, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाएगा। और जैसे आप ऑर्गेनिक में करते हो, फिर एक बॉन्ड टूट जाएगा, अगर इसने अटैक किया तो टूट जाएगा। तो पूरा नहीं दिखाना है, मुद्दे की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लेविस एसिड, ठीक है। वैसे और कौन हो सकता है, SO3 हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, देख रहे हो। सेंट्रल एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। या फिर जैसे ऑर्गेनिक में करता है, एक ऑर्गेनिक वाला भी एग्जांपल दो, CH3C, ये हो सकता है। तो हमेशा कहां पर होगा, सेंट्रल एटम पर होगा।
क्योंकि सेंट्रल एटम पर हमेशा अगर आप देखोगे यहीं पर प्लस डेल्टा चार्ज रहेगा। क्या समझ में कुछ? यस सर। Which can behave as living atoms. यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखना, क्योंकि कई बार ना हो सकता है आपने पहले हो गलत इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब कई लोग क्या बताते हैं, देखो जैसे मैंने कहा कि मेटल आयंस ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। अब कई लोग क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि तो फिर बताओ क्या NH4 प्लस लेविस एसिड होगा या नहीं, क्योंकि NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और कैटायंस आर नॉट लेविस एसिड, जैसे NH4 प्लस है, जैसे H3O प्लस है, ये लेविस एसिड नहीं हो सकता, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट दे आर नॉट लेविस एसिड। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? Because in these molecules the central atom क्या है, has complete। और दूसरी बात यह है कि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं हो सकते। सारे पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स आपका लेविस एसिड नहीं हो सकता। तो बस लास्ट हमारा आता है लेविस बेसिस। तो लेविस बेसिस को उल्टा पहचानना आसान है। तो लेविस बेस कौन होता है? तो मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट, पहली बात है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, हैव ऑक्टेट। विथ लोन पेयर, पहले उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, जैसे और क्या होगा, कोई एल्काइल एमीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्काइल एमीन, हाँ एक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। So these are the molecules having complete octet and then they have additional lone pairs with them. They are called as Lewis bases. और लास्ट कैटेगरी आपका आता है आयंस, एनायंस, एनायंस। जैसे आपके जितने भी एनायंस हैं ये जरूर हो सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, अमाइड, ठीक है, जैसे CH3 माइनस, जो इससे पहले वो मैंने ब्रॉन्स्टेड में एग्जांपल बताया, ओके, CN माइनस। तो ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर डेफिनेटली लेविस बेसिस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब ही ये होता है कि उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये कि इट हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन, एक से भी ज्यादा हो सकता है, तो दे आर लेविस बेसिस। तो ये कंप्लीट होता है हमारा एसिड बेस थ्योरी। तो तीन एसिड बेस थ्योरी हैं, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। अब टेस्ट पर ध्यान दीजिए, टेस्ट के बाद उनको फिर करेंगे। ओके, चलो तो अब हम थोड़ा काम की बात करते हैं। क्या काम की बात करेंगे कि अब देखो, तो ये तो हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट था ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ये एसिड बेस थ्योरी खत्म। तो अब हम आ जाते हैं मेन इस चैप्टर के अंदर कि हमें डिस्कस करना था यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वी हैव टू डिस्कस अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाउ दे डिसोसिएट, उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब हमें डिस्कस करना था। तो उसी के लिए जो सबसे पहले जिन्होंने इसको स्टडी किया था और उन्हीं के नाम पर ये लॉ भी रखा गया है, इट इज कॉल्ड एज, एक सेकंड, ऑस्टवर्ड, अच्छा, ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, मैं आता हूँ उसमें, ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। एक सेकंड, एक सेकंड, फिर से इसको दिमाग करें। एक सेकंड,
एक सेकंड देखना, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। लिख लो ऑस्टोल डाइल्यूशन है ना। अच्छा तो फिर मैं तब तक ये बता दूं, तो फिर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आपका टेस्ट से पहला ये है, तो कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं कल थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। अटेंड करना चाहे कर सकते हैं, खुद से प्रिपेयर करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ये लेविस बेस में क्यों अटक गया, ये बात कहाँ गया? चलो मैं इसको बाद में लिख लूंगा, उसके बाद ही क्लास। ठीक है, आप लिख लो ऑस्ट्रोल्स डाइल्यूशन। और weak electrolytes, Ostwald's dilution law for weak electrolyte। तो देखिए ये लॉ क्या कहता है, क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है? एब्सोल्युटली नॉट, एग्जैक्टली वही है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता था। तो अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम समझा है तो आयनिक इक्विलिब्रियम में उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। उल्टा केमिकल इक्विलिब्रियम में आप कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों के साथ डील करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको डील करना है ओनली विद कॉन्सेंट्रेशन। हियर वी विल डील ओनली विद कॉन्सेंट्रेशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो अब हमने पढ़ा है कि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? क्या क्या हो सकती हैं, कोई बताएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या? व्हाट कैन बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? Weak acid, weak bases. weak base. वीक एसिड एंड वीक बेसिस। तो अगर मैं कोई एक वीक एसिड का एक जनरल एग्जांपल लूं, लेट्स से एच, एच इज माय वीक एसिड, एक जनरल एग्जांपल हम लें वीक एसिड। तो अब ये डिसोसिएट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में। तो लेट्स से इट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड A माइनस, जैसे हम करते हैं। जैसे H प्लस होता है और एक एनायन होता है, वैसे ये टूट गया। तो अब हम क्या करते हैं, वही हम जो आई स्टेबल बनाते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसी को यहां पर हम लगाते हैं। तो लेट्स से द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज C। C इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये आई है। तो इनिशियली ये 0 0 होगा। अच्छा, एक डिफरेंस बस होगा, एक डिफरेंस होगा और वो कांस्टेंट भी रहेगा कि देखो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्स के टर्म्स में भी कई बार क्वेश्चन करते थे कि मेरे पास इतना मोल था, और एक्स के टर्म्स में कब करेंगे, मतलब हमें एक्स का यूज कब करना होता है, जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन होता है, तो हम एक्स के टर्म्स में करते हैं। लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक चीज फिक्स है कि हमेशा
आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में ही इतना अमाउंट खत्म हुआ है ये लिखना है, ये एकदम कांस्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो हमेशा हमेशा अब से लेकर जब तक ये चैप्टर एंड होगा, हमेशा हम डिसोसिएशन को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के टर्म्स में हम हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो कौन मुझे बताएगा कि मेरा एसिड कितना एसिड मेरा खत्म होगा? इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कितना एसिड खत्म होगा? सी अल्फा। Cl H प्लस और A माइनस दोनों ही कितना बनेंगे? ये इतना खत्म हो गया, ये दोनों कितना बनेंगे? एक H से कितना H प्लस बन रहा है? एक H से कितना H प्लस बन रहा है? सर 1 मोल। माइक ऑन रखो, थोड़ा जल्दी बोल। हाँ, एक H प्लस 1 मोल नहीं बन रहा है, 1 मोल तुम्हें कहां से मिल गया? एक H प्लस मिल रहा है। तो अगर C अल्फा खत्म होता है तो H प्लस कितना बनेगा? सी अल्फा। और A माइनस भी बनेगा C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम में एसिड रिमेनिंग रहेगा C माइनस C अल्फा और HA और A माइनस बनेंगे C अल्फा each. These are the concentrations of acid H plus and A minus at equilibrium. तो यहां से अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम आइदर KI या KD से दिखा सकते हैं, लेकिन ये नाम कभी लिखा नहीं जाता। इनफैक्ट मैं ये दोनों नाम सिंबल यूज नहीं करूंगा। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा जाता है KA. KA stands for what? KA stands for dissociation या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और सोचने की बात नहीं है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, या इसको चाहे तो आप KC भी लिख सकते हो, लेकिन सिंबल यूज करना है KA। KA A फॉर वीक एसिड। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये कौन से लॉ को ओबे करेगा? कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें हमेशा कौन से लॉ को ओबे करना होता है? Law of mass action. दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा हमें क्या कहता है कि हमें क्या लिखना होता है? प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। अब यहां पर तीनों ही क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि यहां पर तीनों ही जो है वो एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। H जहां पर डिसोसिएट हो रहा है वहीं पर H प्लस है, वहीं पर A माइनस है। H एक जगह डिसोसिएट हो रहा है और दूसरे जगह H प्लस नहीं है, वहीं पर। तो ये होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अब बस यही हमारा मेन। अब अगर मैं H प्लस A माइनस और HA का अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या लिखा जाएगा? बोलो, इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, क्या लिखा जाएगा? सी अल्फा। बोलते जा। C अल्फा और कुछ नहीं लिखा जाएगा इंटू C अल्फा। भाई H प्लस भी C अल्फा है तो A माइनस भी C अल्फा है, डिवाइडेड बाई
C minus C alpha. C माइनस सी अल्फा, बिल्कुल यही है। तो अब हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर वाले को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन नीचे मैं C को कॉमन निकाल लूंगा। तो देखिए मैं इसके ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं इसको 1 माइनस अल्फा। आई टेकन C कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा एक C जो है वो कट, और हमारा फाइनल इक्वेशन क्या होगा। तो ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये C अल्फा स्क्वायर बन चुका है और नीचे है 1 माइनस अल्फा। ये इसका एक्सप्रेशन है Ka, वही जो शुरू में लिखा था। This is the expression of Ka, dissociation constant Ka. आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. अच्छा, हमारा मेन इक्वेशन तो यही है, यही हमारा मेन इक्वेशन है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं कि इसको याद रखना है, इसके काफी मॉडिफाइड वर्जन भी आगे चल के आएंगे, आगे चल के आएंगे। अगर यही हमारा इक्वेशन है तो यहां पर हम एक पुराना एक कंडीशन जो है वो हम क्या कंडीशन कि इफ अल्फा इज मच स्मॉलर देन 1। तो कोई मुझे बता सकता है, ये पहले भी दिखा चुका हूं, तो यहां पर कौन नेग्लेक्ट होगा, या इसके बाद मैं क्या लिखूंगा अगर मैं C. अल्फा लेस देन 1 कर दूं? C आएगा। मतलब 1 से नहीं है, 1 माइनस को हम नियरली किसके बराबर लिख सकते हैं? मैंने अल्फा कभी नेग्लेक्ट करने को नहीं कहा था कि अल्फा के साथ जो भी तुम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो वही डोमिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ हम अल्फा को सब्सट्रैक्ट करें इससे वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इफ 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1, तो के हम बराबर लिख सकते हैं C अल्फा, या फिर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, C को डिवाइड करेंगे और स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप ये नीचे वाला एक्सप्रेशन याद रखो या ऊपर वाला एक्सप्रेशन याद रखो, दोनों एक ही हैं। ये बात है। हाँ? ये होता है हमारा एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए अपॉन सी। तो हम इसे नोट पर यहाँ पर छोड़ देंगे इसको। तो यही दो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है।
तो इन दोनों को यूज करके कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको हम अब नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। बट नेक्स्ट क्लास विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड थर्मोकेमिस्ट्री। कुछ मैं 10 क्वेश्चन दोनों के डिस्कस करवा दूंगा एंड देन फ्रॉम मंडे विल कंटिन्यू।